जय हिंद दोस्तों, प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वन दरोगा की जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उसके लिए हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम जो हमारी ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन हाउस वाली किताब है उससे हम चैप्टर वाइज अपना सिलेबस कर रहे थे कवर। तो अब तक हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। आज हम उसके आगे अपना अगला चैप्टर देखेंगे। और अगर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो पीडीएफ आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है @प्रकाश IAS उस पर उपलब्ध है। आप जाके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इसका जो सिलेबस है चैप्टर 5 में क्या है, पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र। तो आज हम यही चैप्टर 5 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र मतलब इको सेंसिटिव जोन। सबसे पहले देखते हैं जो इको सेंसिटिव जोन होता है वो क्या होता है। तो संरक्षित क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य के चारों ओर 10 किलोमीटर तक अधिसूचित क्षेत्र पारिस्थितिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। महत्वपूर्ण चीज़ है, क्वेश्चन आ जाता है कि जो भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसके कितने एरिया को आप संरक्षित क्षेत्र के रूप में जानते हैं, तो 10 किलोमीटर एरिया था। महत्वपूर्ण क्षेत्र होने की स्थिति में 10 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र के रूप में शामिल किया जा सकता है। और जो हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 वाला, के अंतर्गत पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाता है। यह महत्वपूर्ण चीज़ है कि क्वेश्चन आ सकता है कि किसके अंतर्गत, किस एक्ट के थ्रू घोषित किया जाता है। तो जो हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 वाला, उसके अंतर्गत घोषित किया जाता है। महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, नवीनतम अधिसूचना में पार्क को इको सेंसिटिव जोन से घटाकर 169 स्क्वायर किलोमीटर कर दिया गया है। आगे हम देखते हैं जो हमारे इको सेंसिटिव जोन है उनके बारे में। इको सेंसिटिव जोन या पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किसी संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के अधिसूचित क्षेत्र होते हैं। यह महत्वपूर्ण लाइन है। इसके आगे, इको सेंसिटिव जोन में होने वाली गतिविधियां 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत विनियमित होती हैं और ऐसे क्षेत्रों में प्रदूषणकारी उद्योग लगाने तथा खनन करने की अनुमति नहीं होती है। महत्वपूर्ण चीज़ ये सब, इसको नोट करिएगा। नेक्स्ट है, सामान्य सिद्धांतों के अनुसार इको सेंसिटिव जोन का विस्तार किसी संरक्षित क्षेत्र के आसपास 10 किलोमीटर तक के दायरे में हो सकता है, लेकिन संवेदनशील गलियारे, कनेक्टिविटी और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण खंडों एवं प्राकृतिक संयोजन के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र होने की स्थिति में 10 किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन में शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों के आसपास इको सेंसिटिव जोन के लिए घोषित दिशा निर्देशों के तहत निषिद्ध उद्योगों को इन क्षेत्रों में काम करने की अनुमति नहीं होती है। कुछ गतिविधियों जैसे कि पेड़ गिराना, भूजल दोहन, होटल और रिजॉर्ट की स्थापना सहित प्राकृतिक जल संसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग आदि को इन क्षेत्रों में नियंत्रित किया जाता है। मतलब कि कंट्रोल्ड मैनर में इनको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, मूल उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों के आसपास कुछ गतिविधियों को नियंत्रित करना है ताकि संरक्षित क्षेत्रों की निकटवर्ती संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र पर ऐसी गतिविधियों के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके। यह महत्वपूर्ण है। इसके बाद आगे देखते हैं, जो बनेरघट्टा नेशनल पार्क इको सेंसिटिव जोन है, बेंगलोर में कर्नाटक के पास बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1970 में की गई थी और 1974 में से नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया था। इसके बाद 2002 में उद्यान का एक हिस्सा जैविक रिजर्व बन गया, जिसे बनेरघट्टा जैविक उद्यान कहा जाता है। बनेरघट्टा नेशनल पार्क के 286.96 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र को पर्यावरण संवेदी क्षेत्र या इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था। आगे हम देखते हैं जो पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र है उसका उद्देश्य क्या होता है। इसको घोषित करने का उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों के आसपास की गतिविधियों को विनियमित करना तथा संभावित जोखिम को कम करना है। यह महत्वपूर्ण लाइन है। इसके बाद, पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र में शॉक एब्जॉर्बर का कार्य करते हैं। मतलब अगर कोई समस्याएं आ रही हैं तो जो भी हमारा नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ तक समस्या ना पहुँच के इसी तक समाप्त हो जाए। अगला है हमारा, पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय पार्कों और वन्यजीव अभ्यारण्यों के चारों ओर के क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाता है। इन क्षेत्रों को घोषित करने का उद्देश्य एक प्रकार के आघात अवशोषक की भूमिका का निर्माण करना है, जो ऊपर बताया गया, जिसमें संरक्षित क्षेत्रों को नियमित करने
और उनके मत गतिविधियों को प्रबंधित करने का आसानी हो। अगला है, ये क्षेत्र उच्च संरचित क्षेत्रों से निम्न संरचित क्षेत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र का भी निर्माण करते हैं, अर्थात ये ब्रिज की तरह वर्क करते हैं। आपका जो हाईली प्रोटेक्टेड एरिया है, इसके बाहर इधर जो एरिया है अनप्रोटेक्टेड एरिया है, तो ये जो बीच का जो एरिया है ये आपका ब्रिज की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट है, जो हमारा वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र, सरकार ने 1600 किलोमीटर लंबे पश्चिमी घाट में लगभग 56,825 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र को पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया था, इको सेंसिटिव जोन बना दिया था। ये अधिसूचित क्षेत्र 6 राज्यों में विस्तृत है, साथ ही यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में भी सम्मिलित है तथा विश्व में जैव विविधता के 8 हॉट स्पॉटों में भी सम्मिलित है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इको सेंसिटिव एरिया है। इसके लिए एक माधव गडगिल पैनल बना था, उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा हम। सरकार ने माधव गडगिल की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया, जिसका कार्य क्या था, पश्चिमी घाट के पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों का वर्गीकरण करना था। इस वर्गीकरण को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। समिति ने 142 तालुकाओं को ESZ इको सेंसिटिव जोन 1, 2 और 3 के रूप में वर्गीकृत किया, अलग अलग डिवाइड किया। इसके बाद गोवा में अवस्थित इको सेंसिटिव जोन 1 और 2 में खनन कार्यों के लिए पर्यावरणीय मंजूरी पर रोक लगा दी गई। इको सेंसिटिव जोन 1 क्षेत्र में बृहद बांधों के निर्माण पर रोक लगा दी गई। इको सेंसिटिव जोन 1 और 2 में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग जैसे कोयला आधारित विद्युत संयंत्र आदि की स्थापना नहीं की जा सकती। समिति ने ESZ के विकास के लिए ग्राम सभाओं की सहमति को भी महत्वपूर्ण माना और पश्चिमी घाट पारिस्थितिक पर्यटन प्राधिकरण का निर्माण किया जाए और उसे जलवायु संरक्षण अधिनियम के तहत अधिकार दिए जाए, इसकी भी प्रस्तावना दी थी माधव गडगिल पैनल ने। गडगिल समिति ने पश्चिमी घाट के पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय सुझाए, तथापि यह वास्तविक परिस्थितियों का आकलन करने में असफल रही। इसी कारण से एक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक नए पैनल का गठन किया गया, जिसे पर्यावरण और विकास के मध्य संतुलन बनाया जा सके। कस्तूरी रंजन समिति ने पश्चिमी घाट के केवल 37% एरिया को ही ESZ घोषित करने की सिफारिश की थी। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण यह था कि जो माधव गडगिल पैनल था, उन्होंने पूरे एरिया को ही इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया था, जिसके बाद कई सारे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थे उनमें प्रॉब्लम आने लगी और सरकार पे भी काफ़ी प्रेशर पड़ने लगा। उसके बाद सरकार ने एक नई कमेटी बनाई और जो नई कमेटी बनी थी के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में, उसने सिर्फ जो वेस्टर्न घाट का 37% एरिया है उसको ही बोला कि इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की आवश्यकता है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसी पर आधारित कुछ अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो पारिस्थितिक संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया गया था बेनेट के द्वारा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल होता है कौन? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से सारी चीज़ें चल रही हैं। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी निकेत को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? तो जो प्रजाति का भोज है या दैनिक समय की अवधि और संख्या का घनत्व, ये सारे चीज़ें प्रभावित करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये किसके अंतर्गत किए जाते हैं? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम नहीं, ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत किए जाते हैं। पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन उन क्षेत्रों में केवल कृषि छोड़कर सभी मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाना है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो एक सही है ना तो दो। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन कि पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? तो ये सौरिक विकिरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है? तो जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, उसका। नेक्स्ट है हमारा, पारिस्थितिक स्थायी मितव्यता है किस आंदोलन का नारा? तो चिपको आंदोलन का नारा था। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में DDT का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा? तो किसमें? सांप। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में सही नहीं है? तो ये क्लोज्ड तंत्र नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र घोषित किए जाते हैं? तो जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, उसके अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि कितने किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र को पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है? तो 10 किलोमीटर एरिया तो होता है, स्पेशल केस में 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा एरिया को। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र
शाक एब्जॉर्बर का काम करता है, तो जो संरक्षित क्षेत्र होते हैं वही करते हैं। बनेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटका में। कौन सी स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की समस्या है? तो ये वनाग्नि, वनोन्मूलन और जो झूम कृषि होती है, सारी समस्याएं हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पारिस्थितिक अनुक्रम परिवर्तन तथा अनुक्रमण पैदा करने वाले बल के आधार पर किस प्रकार का होता है? तो ये स्वजनक बल भी होता है और अपजनक अनुक्रम बल भी होता है। इसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र के विकास के अनुक्रमों की संक्रमणकारी अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं सीर बोलते हैं, या CRE बोलते हैं, सीरे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा अपना जो इको सेंसिटिव जोन वाला चैप्टर था उसको। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे अपने अगले चैप्टर के साथ, और ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें।